चेक बाउंस केस खत्म करने का बस ये तरीका आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज आप कोई एक्यूज्ड हो या फिर कंप्लेनेंट हो, डजंट मैटर, आपके केस में मौजूद है तो केस है आपके कंट्रोल में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां से 3 तरीका उठ करके आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बात करता है चेक बाउंस केस फाइल करने से रिलेटेड। यानी कि चेक बाउंस केस आप फाइल कब कर सकते हो? जिस दिन चेक बाउंस होकर के लौट करके आ गया, क्या आप उसी दिन या फिर उससे कुछ 3-4 दिन बाद आप केस फाइल कर सकते हो क्या? जी नहीं, आपको डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। तो लिमिटेशन टाइम के बारे में ये केस नहीं है। तो केस का नाम है श्री दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा। देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब आपके लिए कोई मैटर भले ही नहीं करता हो, हमारे लिए ये हमारा लाइफलाइन है। सो प्लीज जरा लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आगे हम लोग सरल भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सच में आप ना लाइक ना सब्सक्राइब कर रहे हो, इसीलिए यूट्यूब भी इसका रीच ही डाउन कर दे रहा है। 2 मिनट में बस फैक्ट्स जान लेते। कंप्लेनेंट पार्टी दत्तात्रेय और अभियुक्त शरणप्पा। देखिए, कंप्लेनेंट ने कहा कि एक्यूज्ड उनका दोस्त था और उन्होंने 2 लाख का लोन लिया। तो 2 लाख का अमाउंट था। फिर क्या हुआ? लोन लेने के बाद एक्यूज्ड ने यानी कि अभियुक्त ने 2 लाख का एक चेक दिया। फिर चेक बैंक में डिपॉजिट करने पर बाउंस हो गया। कंप्लेनेंट पूरा मतलब लिमिटेशन टाइम पीरियड ऑब्जर्व करने के बाद सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस फाइल कर देता है। सो दैट्स द बेसिक फैक्ट। ठीक है, अभी आते हैं ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। ट्रायल कोर्ट ने कहा कोई एविडेंस नहीं था जिससे पता चले कि अभियुक्त ने 2 लाख का लोन लिया था। कॉन्ट्रडिक्शन था जो स्टेटमेंट वो कंप्लेंट पर दे रहे हैं उसमें और क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब कोर्ट में जब आपको क्रॉस एग्जामाइन किया जा रहा है तब कोई अलग ही कहानी आप सुना रहे हो। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट कंप्लेनेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ध्यान देने वाला चीज आपके लिए ये होगा, कंप्लेंट पर क्या कहानी बताई गई है उसको ठीक से देखिए और कोर्ट में खड़े होकर के अभियुक्त क्या नया स्टोरी क्रॉस एग्जामिनेशन में बना रहा है, उसके बीच में क्या अंतर है, ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको पॉइंट आउट कीजिए। तो फाइनल रिजल्ट में एक्यूज्ड को बरी कर दिया जाता है, यानी कि वो छूट जाता है। हाईकोर्ट में मैटर पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सेम ट्रायल कोर्ट का ये जो डिसीजन है सेम इसको ही कंफर्म कर दिया। बोले कि यहां पर तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलने से काम थोड़ी चलेगा। कंप्लेनेंट पार्टी एविडेंस देने में फेल हुए तो वहां पर भी एक्विटल ही आता है। अभी मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास और यहीं पर चेक बाउंस केस खत्म करने के लिए ये अंतिम 3 तरीका समझ लीजिए। सबसे पहला, कॉन्ट्राडिक्शन इन कंप्लेनेंट्स स्टेटमेंट। कभी लोन बोला और कभी सिक्योरिटी पर्पस बोला, यानी कि कभी बोल रहा है कि ये तो लोन लिया गया था, पलट के बोल रहा है कि नहीं ये तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये चेक इशू करके दिया गया था। तो पहले डिसाइड कर लीजिए लोन था या फिर सिक्योरिटी पर्पस था। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ने कहा अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है तो प्रिजम्पशन रिबट हो जाता है। अब प्रिजम्पशन एक टेक्निकल टर्म है, इसको आम जनता के लैंग्वेज में समझते हैं। चेक क्यों दिया जाता है? ये समझ ही लिया जाता है कि हाँ शायद इसने कोई पैसा लिया होगा, उस पैसा को चुकाने के लिए ही चेक इशू करके दिया जा रहा है। तो मतलब सोच ही लिया जाएगा चेक दिया जा रहा है मतलब कोई ना कोई लोन है, उधार है, उसको मिटाने के लिए ही चेक दिया जा रहा है। तो ये जो चीज है, अब मजाक में तो कोई चेक दे नहीं देगा, है ना। तो ये जो सोच लेने का ये जो है इसको एक टेक्निकली प्रिजम्पशन बोला जाता है। अब यही प्रिजम्पशन के बारे में बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये प्रिजम्पशन के बारे में बोलता है, इसी को ही रिबट करना पड़ता है, यानी कि खारिज करना पड़ता है। अगर कंप्लेनेंट हो तो मजबूत ताबड़तोड़ एविडेंस ला करके ये जो पर्टिकुलर प्रिजम्पशन है आपको बोलना पड़ता है, देखिए ये एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये इंसान पैसा चुकाने के लिए लीगली बाध्य था। ठीक है, अब अभियुक्त होने के नाते आपको ये एविडेंस लाना पड़ता है, मैंने तो चेक कभी दिया ही नहीं था, कि बोलना पड़ता है कि कोई भी लीगली एनफोर्सेबल डेट था ही नहीं, पैसा इसको चुकाना था ही नहीं। ठीक है, तो ये गया सरल भाषा में। अभी थोड़ा सा मैटर में आते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न एविडेंस मिसिंग, यानी कि कोर्ट ने नोटिस किया कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, आईटीआर, ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया इस केस में। कंप्लेनेंट ने कोई आईटीआर फाइल नहीं किया जो दिखाए कि
उनके पास 2 लाख लोन देने के लिए फिनेंशियल कैपेसिटी था। उदाहरण से समझे, आप आ रहे हो मेरे पास 5 लाख रुपए का उधार मांगने के लिए, लेकिन मेरा इनकम कैपेसिटी है 50,000 रुपया, तो मेरे पास क्या सामर्थ्य है आपको 5 लाख उधार देने का? नहीं ना। तो आईटीआर फाइल करके हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि मेरा सालाना इतना इतना इनकम है, ये मतलब एक गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहता है। तो आईटीआर ये प्रूफ कर देता है कि फिनेंशियल कैपेसिटी इसके पास था कि नहीं। तो यहीं पर आपको क्या करना है, आईटीआर को रिकॉर्ड में लाइए, कोर्ट को बोलिए कि देखिए इसके पास लोन देने का फिनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है। अगर आपने लोन दिया तो फिनेंशियल कैपेसिटी दिखेगा आईटीआर में, क्योंकि आईटीआर ये प्रमाण कर देता है ये आदमी का फिनेंशियल कैपेसिटी क्या है, ये कितना इनकम करता है। ठीक है, लास्ट और आखिरी पॉइंट, कोर्ट ने कहा नो कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ लोन। कॉन्क्रीट एविडेंस कहा है? पहली बात तो सिर्फ प्रिजम्पशन, यानी कि वो चेक दिया गया था मतलब लोन था, ये प्रिजम्पशन के ऊपर काम नहीं चलेगा। आपको सॉलिड एंड कंसिस्टेंट एविडेंस ला करके देना पड़ेगा कि देखिए ये एविडेंस है, इसके चलते ये प्रूव हो जाता है कि मेरे से ये पैसा उधार में लिया था और नहीं लौटाया। ठीक है ना, इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा। तो यहां पर कोई भी रिसिप्ट, ईमेल, मैसेज, वीडियो, विटनेस नहीं दिया जो प्रूव करे कि 2 लाख का लोन लिया गया था। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं, तो सिर्फ कहानी से काम नहीं चलेगा, एविडेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप कर लेते। सबसे पहला, कंप्लेनेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नंबर 2, इनकम टैक्स रिटर्न एविडेंस मिसिंग था। नंबर 3, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं लाया गया कि लोन दी गई थी। यहीं पर इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स। सबसे पहला सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट, ये प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, यानी कि जो होल्डर है उसके फेवर में बात करता है, जिसको आपको रिबट करना पड़ता है। ये इस केस में क्या हुआ देखिए, आईटीआर में ये दिख गया कि इसका लोन देने का कोई पावर ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। इसे क्या हुआ, सेक्शन 139 का जो प्रिजम्पशन था ये रिबट हो गया, ये खारिज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 140 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये इंटेंशन के बारे में बोलता है। यहीं पर क्या सबक मिलना चाहिए आपको दोनों पार्टीज के लिए? तो अगर आपका कोई चेक बाउंस केस चल रहा है अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंप्लेनेंट पार्टी हो तो लोन देते वक्त रिटन प्रूफ, बैंक ट्रांसफर, ईमेल, वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर रखें। आईटीआर में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। चेक के पीछे पर्पस लिखना मददगार होगा। यहीं पर अगर आप कोई अभियुक्त हो तो आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में कंप्लेनेंट से आईटीआर मांगे, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल करके आईटीआर मंगवाइए और ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रेफरेंस दे। तो क्या समझ में आया आपको? अगर कंप्लेनेंट ने लोन का कोई एविडेंस नहीं दिखा था तो एक्यूज्ड को एक्विटल दिया जा सकता है। इस जजमेंट का इस्तेमाल करके फॉल्स चेक बाउंस केस से बच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्विटल दे दिया। ये केस बेसिकली प्रिजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके कॉन्क्रीट, सॉलिड, कंसाइज एविडेंस के ऊपर फोकस किया। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, जरा लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट कीजिए।